क्लास के बाद काम करने लग गया यार, उसके अलग से फीस लगेगी। ठीक है, चलो हम राजस्थान की मर्दाएं जो है वो शनिवार को पढ़ेंगे, कल भी नहीं। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है समस्याग्रस्त मर्दाएं। कौन सी मर्दाएं? समस्याग्रस्त मर्दाएं। समस्याग्रस्त मर्दाएं क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है नया वो है समस्याग्रस्त मर्दाएं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सोइल्स। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लमेटिक सोइल्स। अब आपको इसमें यह समझना है कि राजस्थान की मर्दाओं में मुख्यतः एक समस्या है, वो है लवणता की। किसकी मुख्य समस्या है? लवणता की। लेकिन अपन दो प्रकार की समस्याग्रस्त मर्दाएं पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अम्लीय मर्दाएं। कौन सी मर्दाएं? अम्लीय मर्दाएं। और दूसरी पढ़ेंगे लवण प्रभावित मर्दाएं। कौन सी मर्दाएं? लवण प्रभावित मर्दाएं। लवण प्रभावित मर्दाएं। आपको कुछ बातों में पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं अम्लीय मर्दाओं की, तो अम्लीय मर्दाओं का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी मर्दाएं जो अम्लीय प्रकृति की हो गई है। और जो मर्दाएं अम्लीय प्रकृति की होती है उनका पीएच 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इन मर्दाओं का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। लवण प्रभावित मर्दाओं का पीएच 7 से अधिक ही होगा, कम कभी नहीं होगा। लवण प्रभावित मर्दाओं का पीएच 7 से अधिक होता है। अम्लीय मर्दाओं में हाइड्रोजन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन की अधिकता होती है। और इसमें याद रखना लवणों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लवणों की अधिकता होती है। तो लवण प्रभावित मर्दाओं में किसकी अधिकता है? लवणों की अधिकता है। अब जो अम्लीय मर्दाएं हैं, ये अम्लीय मर्दाएं कहां बनेगी? तो अम्लीय मृदाएं वहां बनती है जहां अम्ल अधिक हो और क्षार कम हो, लवण कम हो। तो लवण कहां कम होंगे? तो लवण जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुल के कहां चले जाते हैं? नीचे। तो पानी जहां ज्यादा बरसेगा वहां लवण ऊपर रहेंगे नहीं, और ऊपर नहीं रहेंगे तो कहां चले जाएंगे? पानी के साथ बह जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, लवण बह जाएंगे तब लवणीय मृदाएं बनेगी, या लवण रहेंगे तब लवणीय मृदाएं बनेगी? रहेंगे। और रहेंगे कौन सी मिट्टी में? जहां पानी। तो याद रखना, लवण प्रभावित मृदाएं जो होती है वो शुष्क स्थानों में पाई जाती है। कहां स्थानों में पाई जाती है? शुष्क व अर्ध शुष्क स्थानों में। कौन सी मृदाएं पाई जाती है? लवणीय मृदाएं। लेकिन जहां पे आर्द्र इलाके हैं, पानी बहुत ज्यादा है, वहां लवण सारा नीचे चला गया, तो वहां पे कौन सी मृदाएं पाई जाएगी? अम्लीय। तो याद रखना, आर्द्र इलाकों में। कौन से स्थानों में? आर्द्र स्थानों में। आर्द्र स्थान का मतलब क्या हुआ? जहां वर्षा क्या है? अधिक होती हो। तो वर्षा अधिक होने से क्या होगा? लवण सारे निक्षालित हो जाएंगे और पीछे कैसी मिट्टियां रह जाएगी? अम्लीय मृदाएं रह जाएगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अम्लीय मृदाओं के बारे में अलग से पढ़ते हैं। अम्लीय मृदाएं। अच्छा, अम्लीय मृदाएं बनने के लिए पैतृक पदार्थ भी कैसे लगेंगे? अम्लीय पैतृक पदार्थ। अम्लीय पैतृक पदार्थ का एक दो उदाहरण याद है? अम्लीय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट। क्या नाम है? ग्रेनाइट। तो याद रखना, अम्लीय मृदाएं अम्लीय पैतृक पदार्थों से बनती है। कौन से पैतृक पदार्थों से? अम्लीय पैतृक पदार्थों से बनने वाली मृदाएं कौन सी होती है? अम्लीय पैतृक पदार्थों से निर्मित मृदाएं कौन सी मृदाएं हैं? अम्लीय मृदाएं। और अम्लीय पैतृक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना, अम्लीय पैतृक पदार्थ का उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या उदाहरण है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक पैतृक पदार्थ, एक चट्टान है। इससे बनने वाली मृदाएं भी कैसी मृदाएं होगी? अम्लीय मृदाएं। और अब मुझे अंकित बताएगा दो ऐसी प्रक्रियाएं मृदा निर्माण की जिससे मिट्टियां अम्लीय बनती हैं। और आप बताओ। कल नहीं आया था तुम? मैंने कहा था कल पूछूंगा। तू बता भाई। लेटरीकरण, पोर्टजोलीकरण। अंकित ने भी तो बताया, वही तो है। देखो मैंने कल लिखवाया भी था। दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अम्लीय मृदाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से अम्लीय मृदा बनती है? वेरी गुड, साथ ही तो आया था। इसको सब पता है कुलदीप को। पोर्टजोलीकरण व लेटरीकरण, इन दोनों प्रक्रियाओं से भी मृदा कैसी बनती है? अम्लीय बनती है। कैसी बनती है? अम्लीय बनती। अच्छा, और कैसे बनती है अम्लीय? निक्षालन, लवणों का निक्षालन। किससे बनेगी? लवणों के निक्षालन से मिट्टी कैसी बनेगी? अच्छा, निक्षालन क्या होता है?
लवणों का जल के साथ घुलकर कहां चले जाना, नीचे चले जाना। ओके, ये तो सेम हो गया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। यदि हम उर्वरक, उर्वरक पढ़ा दिया आपको सर ने? हाँ, उर्वरक बताओ कौन कौन से उदाहरण, नाइट्रोजन के कुछ उर्वरक बताओ। यूरिया, एक यूरिया, और बताओ एनहाइड्रस अमोनिया, और बताओ एनहाइड्रस अमोनिया, और बताओ अमोनियम सल्फेट, और बताओ अमोनियम नाइट्रेट, और बताओ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये सारे के सारे जिसमें भी अमोनियम आ रहा है, क्या आ रहा है, अमोनियम शब्द आ रहा है, याद रखना अमोनियम शब्द वाले सारे कैसे होंगे, अम्लीय उर्वरक है। कैसे उर्वरक है ये? अब ये मिट्टी में अम्लीय उर्वरक डालेंगे तो मिट्टी भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो इन सभी का प्रयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय। आपको वहां पे तुल्यांक की अम्लता लिखाई थी सर ने, याद है? तुल्यांक की अम्लता उर्वरक पढ़ाए थे तब, लिखाई कि नहीं लिखाई? तो याद है कि नहीं है? नहीं याद है, बताओ याद है तो। यूरिया की कितनी होती है? अरे सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, 2018 में सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था, अमोनियम सल्फेट की तुल्यांक की अम्लता कितनी होती है? 110 होती है। ये पूछा क्या क्वेश्चन है, तो मतलब वापस पूछा जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि तुल्यांक की अम्लता कितनी सबसे ज्यादा होती है, एनहाइड्रस अमोनिया की। किसकी होती है? एनहाइड्रस अमोनिया। कितनी होती है? 148। कितनी होती है? फिर होती है अमोनियम क्लोराइड की, कितनी होती है? 128। फिर होती है अमोनियम सल्फेट की, कितनी होती है? 110। फिर फिर होती है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसकी कितनी होती है? 93। फिर यूरिया, कितनी होती है? 80। फिर अमोनियम नाइट्रेट, कितनी होती है? 60। अच्छा, दो आप याद रखना, एक एमएपी, एक डीएपी। डीएपी की कितनी होती है और एमएपी की? 55। ये सब एज इट इज याद लिखो, लिखा हुआ होगा, एक दो नहीं होगा लिखा हुआ। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट लिखा हुआ है 93 वाला, लिखो। हाँ 80 to 84 लिख लो यूरिया की, क्योंकि दो किताब में अलग अलग लिखा हुआ, एक में 80 लिखा हुआ, एक में 84 लिखा हुआ। लेकिन फिर भी आपको याद कौन सा करना है? 80 वाला। ये हाँ, एमओपी नहीं, एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। एमओपी नहीं, एमएपी। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। एमओपी क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास। लिख लिया? सारे कैसे उर्वरक है? अम्लीय। अम्लीय उर्वरक डालेंगे तो मिट्टी भी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। अब याद रखना अम्लीय उर्वरक में कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो याद रखना अम्लीय मृदाओं में किन पोषक तत्वों की कमी होती है? तो याद रखना अम्लीय मृदाओं में कमी किसकी होती है? कमी आपको किस किस याद रखनी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, इनकी तो क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और किसी कमी हो जाती है? अधिक अम्लीय हैं, यदि मृदाएं अधिक अम्लीय हैं तो अधिक अम्लीय में मृदाएं में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनकी भी क्या हो जाती है?
कमी। अच्छा, अधिकता किसकी हो जाती है अम्लीय मृदाओं में? बिल्कुल, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इनकी क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो अब आपको याद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से अम्लीय मृदाओं में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन कम पाया जाता है? एनपीके और सीएमजी, मोलिब्डेनम और बोरॉन। लिखा हुआ होगा, अंडरलाइन करो। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सुपरवाइजर में कि निम्न में से कौन सा पुस्तक तो अम्लीय मृदाओं में उपस्थित नहीं होगा, तो याद रखना मोलिब्डेनम नहीं होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, अब देखो मुझे बताओ, अम्लीय मृदाएं अच्छी मृदाएं हैं कि बुरी मृदाएं? आपके अकॉर्डिंग अम्लीय मृदाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे नहीं होनी चाहिए। अम्लीय मृदाओं में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो रही है, कुछ की अधिकता हो रही है, तो पौधे तो वहां मर जाएंगे ना, जिंदा थोड़ी रहेंगे। तो अम्लीय मृदाएं ज्यादा अच्छी नहीं है, मृदा अम्लता ज्यादा अच्छी नहीं है, मृदा अम्लीय नहीं होनी चाहिए, मृदाएं सामान्य होनी चाहिए। तो सामान्य मृदाओं का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से लगाकर 7 या 6.5 से लगाकर 7.5 होना चाहिए। ये वाले पीएच वाली मिट्टियां जो होती है वो एकदम उपयुक्त होती है, एकदम बेस्ट होती है। अच्छा, अम्लीय मृदाओं का पीएच कितना है? 7 से कम है, तो लगभग 6 है, 5 है, 4 है, तो ये वाली मिट्टियां अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसलिए अम्लीय मृदाएं फसल उत्पादन के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, अम्लीय मृदाएं भारत के कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 90 मिलियन हेक्टेयर पे पाई जाती है। कितने मिलियन हेक्टेयर पे? उनमें से 49 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो खेती वाली जमीन है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कुल भारत का कितना क्षेत्रफल, कुल भारत का कितना क्षेत्रफल? 90। खेती योग्य कितना क्षेत्रफल? भाई जहां खेती होती है वो अम्लीय कितनी है? 49। लिखा हुआ है क्या? तो लिखो, अब मैं जो दो लाइन बोल रहा हूं लिखो। भारत में कुल, भारत में कुल, भारत में कुल 90 मिलियन हेक्टेयर, 90 मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर कैसे लिखते हैं? MHA, M फॉर मिलियन, HA फॉर हेक्टेयर। 90 मिलियन हेक्टेयर मृदाएं, मृदाएं अम्लीय हैं, अम्लीय हैं, जिसमें से, जिसमें से 49 मिलियन हेक्टेयर, 49 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य मृदाएं हैं। कैसी है? एरेबल लैंड है, खेती योग्य, कृषित भूमि है, कृषित भूमि, खेती योग्य, ब्रैकेट में लिख लो कृषित भूमि, एग्रीकल्चर लैंड है। तो एग्रीकल्चर की लैंड। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर मृदा अम्लीय है कैसे पता चलेगा? बताओ, और कैसे पता चलेगा मृदा अम्लीय है, कैसे पता लगाएंगे? पूछते तो बाहर आके थोड़ी बोलेंगे मैं कम हूं। अरे कितना सिंपल है और तुम कितना टेढ़ा घूम के आ रहे हो, कैसे पता चलेगा? अंकित, अरे उस मिट्टी का पीएच ज्ञात कर लेंगे। पीएच 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय है, पीएच 7 से ज्यादा है तो मिट्टी सारी है। कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा बीकर लेना है, उसमें 10 ग्राम मिट्टी लेनी है, कितने ग्राम, और 20 ml पानी मिलाना है और उसका घोल बना देना है। पीएच मीटर के अंदर जाके इसके अंदर नॉब डालनी है, तो पीएच मीटर में पीएच बता देगा 7.4 है कि 2.3 है कि 6.9 है, सब बता देगा। और उसके अकॉर्डिंग 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज्यादा है क्षारीय। तो याद रखना, मृदा अम्लता का पता कौन से मीटर से चलता है? पीएच मीटर से। तो लिख लीजिए, मृदा अम्लता का पता पीएच मीटर से चलता है। हाँ, भौतिक तो बता ही सकते हैं, लेकिन भौतिक वाला बहुत बार गलत हो जाता है, विजुअल वाला बहुत बार गलत हो जाता, पता नहीं चलेगा। लेकिन सही साइंटिफिक पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीएच मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, पीएच ज्ञात कर लेंगे। और पीएच कितना आना चाहिए अम्लीय मृदाओं का? 7 से कम आना चाहिए।
पीएच मीटर देख तो रखा है कैसा होता है? आपने देख रखा है? दिखाएं एक बार। पीएच मीटर बहुत प्रकार के आते हैं। ये जो बोल रहे हैं इतना सा होता है वो पॉकेट पीएच मीटर है, छोटा सा आता है, डब्बी में बंद हो जाता है। एक पीएच मीटर जो अपन लैब में यूज करते हैं वो कैसा होता है देख लेते हैं। देखेंगे? पीएच मीटर देखना है? ये वाला दिख रहा है? ये है पीएच मीटर। ये यहाँ पे पीएच दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ इस सॉल्यूशन यहाँ डालना पड़ेगा सॉल्यूशन। ये वाला ना, ये इसके अंदर आपको नॉब डालनी पड़ेगी, यहाँ सोइल का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा तारों से जुड़ा होता है। यहाँ पे आएगा 7.2 है कि 7.3 है। ये होता है पीएच मीटर। कहाँ पाया जाता है? लैब में पाया जाता है। जहां खरीद के रखोगे वहां पाया जाएगा, यहाँ खरीद पाया जा सकता है। पैसे होने चाहिए, समझे? क्योंकि मिल रहा है, देखो प्राइस भी लिखी हुई, कितने? 999 रुपए है। 7,000 है, देखो 7,999, 8,000 का है रुपए। अब भी ले आए, काउंट्री करोगे? नहीं, क्यों करनी? अपने को कभी देखा थोड़ी पूछेगा सुपरवाइजर एग्जाम वाला, सुपरवाइजर क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि निम्न में से किस विद्यार्थी ने पीएच मीटर देखा है। नहीं, तो आपको तो बस पता होना चाहिए पीएच मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, मृदा अम्लता प्राप्त करते हैं। अब बताओ, मिट्टी की अम्लीय मिट्टी अच्छी होती है बुरी होती है? बुरी होती है। बुरी मिट्टी है तो उनको सुधारने का काम कौन करेगा? सुपरवाइजर करेगा। कौन करेगा? अरे सुपरवाइजर, तुम बन जाओगे कल सुपरवाइजर तभी तो करोगे काम। तो याद रखना तुम करोगे, और तुम कैसे करोगे? तो याद रखना अम्लीय है तो क्या मिलाना है? क्षार मिलाना है। क्षार है चूना। क्या है? चूना। जो आपका लाइम होता है, लाइम जो चूना है वो आपका एक क्षार है। उसके प्रयोग से, लाइम के प्रयोग से अम्लीय मृदाएं सुधर जाती है। तो अम्लीय मृदाओं के सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। चूने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से अम्लीय मृदाओं के सुधार में कौन सा पदार्थ काम आएगा? लाइम चूना काम आएगा। कितने प्रकार के चूना होता है तो मैं बता देता हूं। एक होता है CaO, एक होता है CaOH2, एक होता है CaCO3, एक होता है CaCO3.MgCO3। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कार्बोनेट। ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका तो नाम क्या क्या है समझना। इसका नाम है बिना बुझा चूना। इसका नाम है बुझा हुआ चूना। कैसा चूना? बुझा हुआ चूना। इसका क्या नाम है? सिर्फ चूना या चूना पत्थर? चूना या चूना पत्थर। इंग्लिश में इसका एक नाम है कैल्साइट। क्या नाम है? कैल्साइट। और इसका क्या नाम है? डोलोमाइट। लिखा हुआ है क्या सब? यस और नो? लिखा हुआ है। तो याद रखना, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है? बुझा, बिना बुझा हुआ चूना पत्थर, अच्छा डोलोमाइट। इन सभी को हम यूज ले सकते हैं कौन सी मृदाओं के सुधार में? अम्लीय मृदाओं के सुधार में। लेकिन सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सुधार कर पाते हैं। सबसे ज्यादा क्विक सुधार करता है बुझा, 179 इसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है। तो आपको पूछा जाए कि इसका उदासीनीकरण मान कितना है? उदासीनीकरण मान, तो कैल्शियम ऑक्साइड का उदासीनीकरण मान कितना है? 179 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 136 है। इसका 100 है। इसका 108 है। और बेसिक स्लेग का 86 है। बेसिक स्लेग का कितना है? अच्छा, बेसिक स्लेग क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट को बेसिक सिलिकेट कहते हैं। बेसिक स्लेग क्या बोलते हैं? बेसिक स्लेग। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक स्लेग कहां से प्राप्त किया जाता है? याद रखना, इस्पात उद्योग से। कहां से? इस्पात किसको बोलते हैं? स्टील को। जहां ना लोहे से स्टील बनाया जाता है ना, लोहे में एल्यूमिनियम डाल के स्टील बनाते हैं ना, तो स्टील बनाते समय एक उप उत्पाद निकलता है। तो ये कैसा है? उप उत्पाद है। किसका उप उत्पाद है? स्टील इंडस्ट्री का।
स्टील उद्योग का, और स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात। तो इस्पात उद्योग का एक सब आपका प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्लेग। और बेसिक स्लेग कहाँ काम आता है, याद रखना, अम्लीय मृदाओं के, अम्लीय मृदाओं के, तो अम्लीय मृदाओं के सुधार में हम क्या कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, बेसिक स्लेग डाल सकते हैं। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ डालने से मिट्टी अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, अम्लीय। कार्बनिक पदार्थ जब सड़ता है ना तो अम्ल स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, और अम्ल स्रावित करने से क्या होगी, मिट्टियां अम्लीय। तो लिख लीजिए, लिखा हुआ होगा, देखिए एक बार लिखा होगा शायद, मृदा बनने के कारण में देखो, अम्लीय मृदा बनने के कारण कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग। नहीं मिला, आऊं मैं, कुलदीप, मैं आ रहा हूं, मिल गया, क्या मिला, झूठा झूठा कहाँ मिला, कहाँ है, ये रहा ना, देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन सी है, कौन सी मृदाएं बनती है, अम्लीय। पैतृक पदार्थ कैसे होने चाहिए, अम्लीय। अम्लीय उर्वरक का प्रयोग, ये उर्वरक लिखे हुए हैं सारे के सारे, लिखे हुए ना, ये अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट लिखा हुआ है 93, लिखा हुआ है ना, स्टार का इसको, ये एमओपी को जो एमएपी करो, बहुत बढ़िया। ये मैंने अभी बताया, वो बेसिक्स लेगा कितना है, 86 है। अब मुझे बताओ, रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, रॉक फॉस्फेट अम्लीय मृदाओं का सुधार नहीं करेगा, फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाएगा। रॉक फॉस्फेट अम्लीय मृदाओं का सुधार नहीं करता, वो फॉस्फोरस की, और सिर्फ रॉक फॉस्फेट को हम अम्लीय मृदाओं में ही यूज ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्षारीय मृदाओं में वो घुलनशील नहीं है। तो लिखिए, अम्लीय मृदाओं में फॉस्फोरस उर्वरक कौन सा यूज लेते हैं, अम्लीय मृदाओं में कौन सा फॉस्फोरस उर्वरक यूज लेते हैं, अम्लीय मृदाओं में फॉस्फोरस उर्वरक, अम्लीय मृदाओं में फॉस्फोरस उर्वरक कौन सा यूज लेते हैं, रॉक फॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। अम्लीय मृदाओं में रॉक फॉस्फेट यूज लेते हैं। अब मुझे बताओ, अम्लीय मृदाएं चूना डालने से कैसे सुधर जाएगी, कैल्शियम की वजह से। एक बार हम रिएक्शन करके देखते हैं, अम्लीय मृदाओं में कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अब देखो, ये मिट्टी है और मिट्टी की सतह पे कौन बैठा है, मृदा के ऊपर कौन बैठा है भैया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। और अपन ने क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना डाला। मिट्टी में जाते ही कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटेगा, कैल्शियम में और कार्बोनेट में टूटेगा। अब एक कैल्शियम के ऊपर भी क्या है और हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या है, दोनों के बीच में क्या होगा, आदान प्रदान होगा, क्या होगा, और मिट्टी की सतह पे कौन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, कौन आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, बाहर। और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोनेट के साथ। ये वापस किस में टूट जाएगा, H2O और CO2 में टूट जाएगा। अगली बात समझ में। अब देखो, पहले हाइड्रोजन था मिट्टी के ऊपर, अब क्या आ गया, कैल्शियम, और मिट्टियां क्या हो गई, उदासीन हो गई। तो हमेशा याद रखना, आपने को क्या डालना है, चूना डालना है, क्या डालना है, कैल्शियम का हर सोर्स नहीं डालना है। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट डालेंगे तो भी मिट्टियां सुधर जाएगी क्या, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, जिप्सम डालने से भी सुधर जाएगी क्या, डाल के देख लेते हैं। वापस देखो, मिट्टी कैसी है, कैसी है मिट्टी, अम्लीय। सतह पे कौन बैठा है, हाइड्रोजन, कौन बैठा है, और अपन ने क्या डाला, जिप्सम, यही तो होता है जिप्सम, डाल दिया। क्या किस में टूटेगा ये, कैल्शियम में और सल्फेट में। अच्छा, मिट्टी की सतह पे कौन चला गया, कैल्शियम, कौन चला गया, कैल्शियम, और बाहर कौन आया, हाइड्रोजन, और क्या बन गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रबल अम्ल। मिट्टी अम्लीय से ज्यादा अम्लीय हो जाएगी। तो जिप्सम, अम्लीय मृदाओं के सुधार में जिप्सम का प्रयोग लिखो। कैल्शियम के चक्कर में धोखा मत खा जाना, समझ रहे, कैल्शियम सर इसमें भी डाल दो, नहीं, लिखो, अम्लीय मृदाओं के सुधार में जिप्सम का प्रयोग कभी नहीं करते। कभी नहीं करते। अच्छा, और क्या डाल सकते हैं अपन,
एक मार्केट में मिलता है प्रेस मड। क्या मिलता है, बता सकते हैं प्रेस मड क्या होता है? प्रेस मड क्या होता है? नहीं, गुड़ की फैक्ट्रियों से, गुड़ की फैक्ट्री में होता है। गन्ने का उप उत्पाद, गन्ने का नहीं, शर्करा उद्योग का, शुगर इंडस्ट्री का, शक्कर बनाने वाली जो फैक्ट्री है, गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री है ना, उनका एक उप उत्पाद क्या है? प्रेस मड। स्टार पॉइंट करके देखो, वहीं लिखा होगा शुगर उद्योग या गुड़ की फैक्ट्री का क्या है? उप उत्पाद है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? अम्लीय मृदाओं के सुधार में और क्षारीय मृदाओं के सुधार में। ये दोनों जगह यूज हो सकता है, अम्लीय मृदाओं में भी हो सकता है और क्षारीय मृदाओं में भी हो सकता है। ओके, क्या नाम है इसका? प्रेस मड है। कौन सी इंडस्ट्री का है? शुगर इंडस्ट्री का है। अब आपने बहुत बार देखा होगा, घर में कभी शादी विवाह का प्रोग्राम होता है, मिठाई उठाई बनाते हो, तो मिठाई बनाने में आपने छाछ नहीं बनाई है कभी? शुगर सॉल्यूशन बनाते झाग आता है ऊपर। ये झाग किसकी वजह से आ रहा है? नहीं, झाग उसमें कचरा इसलिए आ रहा है। इस झाग को हटाएंगे ना, हटा के इकट्ठा करेंगे तो काला काला पदार्थ इकट्ठा होगा ना। आपने कभी दुकान, मिठाई की दुकान वाले देखा जहां मिठाई बनाते हैं, बहुत सारे काले काले ड्रम के ड्रम भर जाते हैं उनके, गंदी गंदी चीजें। वो गंदा गंदा क्या है? वो शुगर सॉल्यूशन के ऊपर से कचरा है। उसी कचरे को क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट। अब मिठाई वाले तो थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं, गुड़ वाले तो दिन भर गुड़ को ही गर्म करते रहते हैं। तो गुड़ के ऊपर जो, गन्ने के रस के ऊपर जो कचरा आता है ना, उस कचरे को क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट बोलते हैं। लिख लिया? ओके। और क्या कर सकते हैं सुधार के लिए? क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ, क्षारीय उर्वरक कौन कौन से हैं? क्षारीय उर्वरक कौन कौन से हैं? अरे बताओ, अरे भाई। एक है कैल्शियम साइनामाइड। क्या है? कैल्शियम साइनामाइड। एक है सोडियम नाइट्रेट, एक है पोटेशियम नाइट्रेट, एक है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इनका प्रयोग करना है, क्योंकि ये कैसे प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। और क्या कर सकते हैं? अम्ल सहनशील पादप लगाने, जो अम्ल को क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। कौन कौन से पादप है? जैसे धान हो गया, तो उसको अम्ल से प्रभाव नहीं। आलू हो गया, उसको भी अम्ल से प्रभाव। चाय और कॉफी हो गई, उसको अम्ल से प्रभाव। नारियल हो गया, रबर हो गया, इनसे अम्ल को प्रभाव नहीं। तो ऐसी फसल लगानी है जो अम्ल सहनशील हो। कैसी हो? तो अम्ल सहनशील फसल लिखी हुई है, देखो है, तो अंडरलाइन कर, अम्ल सहनशील फसलें लगाकर। कौन कौन सी, वापस बोलो नाम। चाय, कॉफी, धान, रबर, कोकोनट, आलू, कोकोआ। ये सारी फसलें कैसी है? अम्ल सहनशील फसलें हैं। इनको लगाकर भी हम अम्लीय मृदा को क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? लवण प्रभावित मृदा। अब वापस एक बार रिपीट करो, अम्लीय मृदाओं का पीएच, ऐसे ही बोलना, अम्लीय मृदाओं का पीएच। पैतृक पदार्थ कैसे होंगे? एक उदाहरण बताओ। ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। अम्लीय मृदा भारत में कितनी पाई जाती है? 90। खेती वाली कितनी है? 49 मिलियन हेक्टर। अम्लीय मृदाएं बनने में कौन से प्रकार के पैतृक पदार्थ? जलवायु कैसी? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु में क्या होगा? लवणों का निक्षालन। अम्लीय मृदाएं बनने के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक, कौन कौन से हैं? एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया का कितना होता है? 148। अच्छा, दूसरे नंबर पे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का तुल्यांक अम्लता कितनी? अच्छा, यूरिया की तुल्यांक अम्लता कितनी? 80 से 84। अच्छा, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट 93। अमोनियम सल्फेट 110। अमोनियम नाइट्रेट 60। एमएपी और डीएपी 77। अच्छा, अम्लीय मृदाएं बन गई, तो अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी होगी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और बोरॉन। कौन सो की अधिकता होगी? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। अच्छा, अम्लीय मृदाएं जो है उनके सुधार के लिए क्या यूज करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझे चूने का कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट। डोलोमाइट का कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट।
अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का उदासीनीकरण मान कितना होता है? 100। बिना बुझे चूने का 136, बुझे हुए चूने का, बिना बुझे का 179, बिना बुझे का 179, बुझे हुए का 136, डोलोमाइट का 108, बेसिक स्लेग का कौन सी उद्योग का उप उत्पाद है? स्टील। और प्रेस मड, बहुत बढ़िया। अब है लवण, वो लवण प्रभावित मृदाएं। क्या होती है लवण प्रभावित मृदाएं? जिनमें लवणों की क्या होती है? अधिकता होती है। पीएच हमेशा 7 से क्या होगा? अधिक होगा। पीएच इन मृदाओं का क्या होगा? 7 से अधिक। कौन सी मृदाएं हैं? लवण प्रभावित मृदाएं। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? सॉइल नहीं, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सॉल्ट अफेक्टेड, क्योंकि नमक को क्या बोलते हैं? टाटा सॉल्ट। तो टाटा सॉल्ट क्या है? टाटा नमक। और नमक को ही लवण बोला जाता है। अरे भाई आजकल इंग्लिश में बोला टेबल सॉल्ट, सॉल्ट पास करना, अपन तो बोलते लूण पास करना, लेकिन लूण को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? नमक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। तो ये साल्ट जो है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साल्ट जो है इसको बोलते हैं लवण। तो साल्ट अफेक्टेड, लवण प्रभावित मृदा, पीएच हमेशा कितना होगा? 7 से अधिक होगा। अच्छा, ये मृदाएं जो होगी इनमें लवणों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होगी? लवणों की अधिकता होगी। अच्छा, ये मृदाएं कहां पाई जाएगी? शुष्क स्थानों में। कहां स्थानों में? शुष्क। शुष्क स्थान मतलब बारिश जहां क्या हो रही है? कम। तो जहां वर्षा कम होती है वहां पे कौन सी मिट्टियां पाई जाती है भैया? लवण प्रभावित। कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? लवण प्रभावित। आगे आपको एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि ये जो लवण प्रभावित मृदा है वो समुद्र के किनारे भी पाई जा सकती है। किसके किनारे? क्यों पाई जा सकती है? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या समुद्र के किनारे लवण प्रभावित मृदा क्यों पाई जाती है? समुद्र का पानी कैसा होता है? किसकी वजह से? लवणों की वजह से। तो लवणों की वजह से खारा पानी, तो इसलिए समुद्र के किनारे भी कैसी मिट्टी? लवण प्रभावित मिट्टी। अच्छा, किसी मिट्टी के अंदर हार्ड परत पाई जाती है। कोई मिट्टी है उसमें हार्ड परत है, कठोर परत है, तो कठोर परत वाली में भी कभी कभी लवणीय मृदाएं बन जाती है। बताओ क्यों? पानी का निस्खलन नहीं होगा तो लवण नीचे जाएंगे नहीं, तो कैसी मिट्टी बन जाएगी? लवणीय। बहुत बार नहर के इलाके की मिट्टी भी लवणीय बन जाती है। नहरी क्षेत्रों की मिट्टी क्यों भाई? कोई बताएगा क्या? क्योंकि वेरी गुड, ये बहुत सही बोले, सीपेज, सैम की समस्या हो जाएगी। किसकी समस्या हो जाएगी? सैम की समस्या। और सीपेज की वजह से, क्योंकि पानी रिस रिस के नहरों से कहां आ जाएगा? मिट्टी में आ जाएगा, और मिट्टी के लवणों का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कैसी मिट्टी बन जाएगी? लवणीय मिट्टी। बहुत बार आंधियों की वजह से भी मिट्टी लवणीय हो जाती है। आंधी लवण को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है और मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है। और लवणीय मिट्टी बन सकती है बहुत सारे लवणीय या क्षारीय उर्वरक डालने से। क्षारीय उर्वरक कौन कौन से? कैल्शियम साइनामाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये चारों आपको याद रखने। तो इन सब से मिट्टी कैसी बनेगी? लवणीय मृदाएं। कौन सी मृदा बनेगी? लवण प्रभावित मृदाएं। अभी लवण प्रभावित मृदाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक मेरा दोस्त है लक्ष्मण, जानते हो आप? नहीं? तुम्हें से कोई लक्ष्मण थोड़ी है। लक्ष्मण नहीं जानते तुम लोग? मिलो, मिलोगे तुम लोग? फिर एप्लीकेशन लिखवानी है ना, वो लक्ष्मण लिख सकता है। लक्ष्मण कैसे लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? फिर स, फिर ना, फिर म। अच्छा, एक साबुन यूज करता है वो, लक्ष्य साबुन। कौन सा साबुन? लक्ष्य। और उसने कसम खाई है जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा, मतलब टारगेट लक्ष्य, तब तक वो कौन सा साबुन यूज करेगा? लक्ष्य साबुन यूज करेगा। और वो ना बनियान भी लक्ष्य कोजी की पहनता है। किसकी पहनता है? वापस याद करो, क्या क्या बोला मैंने? मेरे दोस्त का नाम? कौन सा साबुन? कौन सी बनियान? क्या चाहिए उसको? लक्ष्य चाहिए, टारगेट चाहिए। इतना इसलिए बोला कि आपको 2 प्रकार की मिट्टियां याद रखनी है, लफ और लवणीय। क्या है? लवणीय मृदा। कौन सी मृदा? और अक्षफ और क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा? आप इन दोनों को वापस जोड़ो तो क्या बन जाए? लवणीय क्षारीय। बताओ कितने प्रकार की लवण प्रभावित मृदाएं? लवण प्रभावित मृदाएं कितने प्रकार की? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। तो अब लक्ष्य क्यों याद रखना है बोलो? क्योंकि कभी भी पहले क्ष नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? ल। ल फॉर लवणीय, क्ष फॉर
और फिर वापस कितने प्रकार की मिट्टी, वापस बोलो, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की, पहले नंबर की। याद हो गया? अब 3 गुण याद करने। कितने गुण याद करने? कितने गुण याद करने? पहला गुण है पीएच। क्या है पीएच? क्या बताता है बताओ? अम्लता वो क्षारीय बताता है। ईसी दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है? ईसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता क्या बताती है? लवणों की मात्रा। किसकी मात्रा? लवणों की। और तीसरे नंबर पे याद रखना ईएसपी। क्या याद रखना है? ईएसपी क्या बताता है बताओ? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, एक्सचेंजेबल विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। तो ये तो सोडियम की मात्रा बताता है, ये लवणों की मात्रा बताता है, और वो अम्लता वो क्षारीयता बताता है। पीएस ईसी की मात्रा क्या होता है ईसी का? अरे देसी साइमन प्रति मीटर, देसी साइमन प्रति मीटर। इन तीनों की वैल्यू याद रखनी है। रख लोगे क्या? इसका याद रखना 8.5 कितना होता है? इसका भी याद रखना 8.5, और इसका भी याद रखना, इसका याद रखना 4, इसका भी 4, और इसका भी, इसका याद रखना 15, इसका याद रखना 15, और इसका भी याद रखना है 15। तो सर क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस है किसका है? कम और ज्यादा का है। मुझे बताओ, मिठाई वाले को मिठाई वाला क्यों कहते हैं अपन? अरे वेरी गुड, मिठाई बेचता। दूध वाले को दूध वाला क्यों कहते हैं? दारू वाले को दारू वाला। दवाई वाले को दारू पीता नहीं है, वो बेचता है। दवाई वाले को दवाई वाला क्यों कहते हैं? तो दवाई बेचता है। समझ रहे हैं? तो हर आदमी का नाम उसके काम के आधार पर है। तो लवणीय मिट्टियों को लवणीय मिट्टी क्यों कहा गया होगा? लवण ज्यादा है। और लवण कौन बताता है? पीएच नहीं बताता, ईसी बताती है। अरे भैया ईसी लिख पढ़ाया मैंने आपको, और इसी में मैंने कहा था कि, अरे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, रासायनिक गुण, तो वहां विद्युत चालकता पढ़ी थी, और मैंने कहा था विद्युत चालकता किससे किसका पता करती है? लवणों का। अब मुझे बताओ, लवणीय मिट्टी में क्या ज्यादा? और लवण ज्यादा होता है तो ईसी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ईसी 4 से क्या है? ज्यादा है। तो लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता 4 पर मीटर से अधिक होती है। अब जब पड़ोसी बहुत अधिक प्रगति करता है ना, तो पास वाले पड़ोसी जलते हैं, और जल भुन के राख हो जाते हैं, उनकी प्रगति नहीं होती। अब ये कल आरएस बन गया ना, तुम दोनों चलोगे, आरएस कैसे बन गया, आरएस कैसे चलते हैं? ये 4 से ज्यादा है, तो आस पड़ोस वाले क्या हो जाएंगे दोनों? ये भी कम और ये भी। अब मुझे बताओ, लवणीय मृदाएं कौन सी मृदाएं होती है? ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से, ईसी 4 से, और ईएसपी 15 से क्या कहलाती है? लवणीय मृदाएं। इनके पड़ोसी कौन? नीचे वाले। तो अब पड़ोसी ऊपर वाले जल रहे तो नीचे वाले भी जलेंगे। ये बोले 15 से कम, बोले मैं 15 से ज्यादा हूंगा। ये बोले ज्यादा, मैं बोले कम होऊंगा। ये बोले कम, मैं हूं ज्यादा। तो क्षारीय मृदाएं कौन सी होती है? ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से ज्यादा, ईसी 4 से कम, और ईएसपी 15 से ज्यादा होता है। इनमें आपको याद रखना ही नहीं है कि तीनों ही क्या है? ज्यादा ही ज्यादा। एक बार देख के लिखिए, 2 बार बिना देखे लिख के बताइए। पहले तो देख के लिखो। ऑनलाइन वाले तुम भी पहले देख के लिखना है इसको, फिर बिना देखे लिखना है। दोनों बार भी चेक करवाना है मुझसे, और मुझे दे दो तुम नोट्स, ताकि मैं लेके बैठ जाऊं इसको, और मैं भी मेरे सुपरवाइजर की तैयारी कर लूं।
शनिवार को अपना सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बनाया, लिखा, लिख पाए कि नहीं लिख पाए? किस किसने लिख लिया बिना देखे, बिना देखे लिख दिया? अभिषेक क्या कर रहा है? तो कुलदीप है ना, तुम तो क्यों बोला लिख रहा हूं? मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं, भूत है। अंकित लिख लिया बिना देखे? नहीं, झूठ मत बोल। ऑनलाइन वालों, सतीश वाकर, जगदीश चौधरी, मालूराम रायका, गगनपाल, क्या बात है, जेके, लक्ष्मी सीमेंट, सिर्फ जेके हैं, लक्ष्मी सीमेंट तो मैंने जोड़ दिया। यस 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 यस, 3 दिनों लिखा अभी तक तो। मन्नू जाट ने भी लिख लिया भाई, क्या बात है। कशिश पाटीदार ने भी लिख लिया, जगदीश चौधरी, बलाउ जाटी वाले भैया ने भी लिख लिया, पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने लिख लिया, हेतराम विनोद कुमार जी ने लिख लिया। अब मुझे बता, लवणीय मर्दाओं की परिभाषा बता, लवणीय मर्दाओं की परिभाषा बता। तुम बता। ऐसी मर्दाएं, बोलो, ऐसी मर्दाएं जिनका पीएच से कम हो, ईसी 4 से और ईएसपी 15 से, क्या कहलाती है? लवण प्रभावित मर्दाएं कहलाती है, लवणीय मर्दाएं कहलाती है। कैसे कहलाती है? सारी मर्दाओं की परिभाषा बोलो। ऐसी मर्दाएं जिनका पीएच 8.5 से अधिक, ईसी 4 से और ईएसपी 15 से अधिक हो। अच्छा, और लवणीय सारी मर्दाओं की, ऐसी मर्दाएं जिनका पीएच 8.5 से अधिक, ईसी 4 से अधिक और ईएसपी 15 से अधिक हो, क्या कहलाती है? लवणीय सारी मर्दाएं। पहले नंबर पे है लवणीय मर्दाएं। कौन सी मर्दाएं? लवणीय मर्दाएं। परिभाषा मैंने बता दी, एक बार वापस बोल दो। जिनका पीएच 8.5 से, ईसी 4 से और ईएसपी 15 से कम होती है। इन मर्दाओं को सफेद ऊसर मर्दाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद ऊसर मर्दाएं। इलगार्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, इलगार्ड, उसने कहा कि इन मर्दाओं को मैं क्या कहूंगा? सफेद ऊसर मर्दा। किसने कहा? इलगार्ड ने। क्यों कहा बताओ? क्योंकि इनका रंग सफेद, इश्क का रंग सफेद पिया। सफेद का कैसा होता है इश्क का रंग? लवणीय मर्दाओं का रंग कैसा होता है? सफेद। क्यों? क्योंकि लवणों का रंग कैसा होता है? अब सफेद रंग के लवण यदि किसी मिट्टी के ऊपर बिछ जाएंगे तो कैसी दिखेगी मिट्टी? यहां से सांबर जाते हो तुम जयपुर, तो सांबर झील आती है, सांबर झील में देखोगे तो आसपास में आपको कैसा दिखेगा? सफेद रंग दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें लवण है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया सफेद ऊसर। तो इसका रंग कैसा होता है और किसकी वजह से सफेद होता है? लवणों के कारण। इसलिए नीतियों का नाम क्या रख दिया? सफेद ऊसर मर्दाएं। कौन सी ऊसर मर्दाएं? तो रंग कैसा होता है? सफेद को और हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत, व्हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट है। अच्छा, इन मर्दाओं का दूसरा नाम है सोलन चौक मर्दाएं। कौन सी मर्दाएं? सोलन चौक मर्दाएं। आपसे पूछ लेता है सोलन चौक मर्दाएं किसको बोलते हैं? लवणीय मर्दाओं को बोलते हैं। कौन सी मर्दाएं बोलते हैं? लवण। 3 नाम इसके और है, थुर, रेह और लूणी। बोलो वापस। थुर, रेह, लूणी। लूणी तो पता ही होगा, लूण को, नमक को लवण कहते हैं, इसी नाम करें लूणी। क्या नाम पड़ गया? इसके अलावा इसको बोलते हैं थुर और रेह। लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो। थुर और रेह। क्या लिखा है? धूर नहीं है, थुर है, थुर। थ से थथेरा, थ से ठठेरा नहीं, थ से थन वाला, हाँ, थ से थप्पड़ वाला। थुर, रेह और लूणी, ये कौन सी मिट्टियों का नाम है? अच्छा, इसमें लवणों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कौन से लवणों की अधिकता होती है? तो याद रखना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कौन से लवण? क्लोराइड व सल्फेट लवण। क्लोराइड व सल्फेट, मतलब सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा, सोडियम सल्फेट ज्यादा होगा, पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा होगा, पोटेशियम सल्फेट ज्यादा होगा, कैल्शियम क्लोराइड ज्यादा होगा, लेकिन कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट नहीं होता। एक लाइन लिखिए, लवणीय मर्दाओं में, लवणीय मर्दाओं में
कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवण नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। लवणीय मृदाओं में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवण नहीं पाए जाते। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? आ गई। बाकी पढ़ेंगे कल। क्लास है क्या? अभी जाओगे रूम पे? दौड़ो भागो यहां से।